everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In today's video, we are going to discuss about Buddhist education system. So let's get start. So firstly, ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है वो रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिक सिस्टम. सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है ये किसके अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट रिएक्शन किया गया था. ब्राह्मणिक सिस्टम मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को लाया ही क्यों गया. जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हाँ जी जो एंशिएंट सिस्टम है इसमें आता है, उससे पहले वैदिक सिस्टम आता है, फिर ब्राह्मणिक सिस्टम आता है, फिर आता है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम. ब्राह्मणिक सिस्टम के बारे में हमने बात नहीं करी क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है. वैदिक सिस्टम के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, वो आप वहाँ पे पहले वो वाला लेक्चर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए, ठीक है ना. तो देखो ब्राह्मणिक सिस्टम के अगेंस्ट था ये रिएक्शन. क्यों? देखो जैसे मैंने वैदिक सिस्टम में आपको बताया था कि जो शूद्रास थे उनको एजुकेशन लेने का हक नहीं मिला था. शूद्रास एजुकेशन नहीं ले सकते थे. इवन फीमेल एजुकेशन ले सकती थी वैदिक सिस्टम के टाइम पे, तो शूद्रास को एजुकेशन लेने का हक नहीं था. उसी तरह जो ब्राह्मणिक सिस्टम, उसके बाद जब वैदिक सिस्टम के बाद ब्राह्मणिक सिस्टम आया, उसमें क्या हुआ, उसमें जो जैसे कोई गरीब है उसको एजुकेशन लेने का हक नहीं है, जिसके पास मनी नहीं है उसको एजुकेशन लेने का हक नहीं है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन से आ रहा है या मतलब कुछ भी, मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई तरीके से एजुकेशन लेने का हक नहीं था. तो फिर इसके अगेंस्ट आया फिर ये बुद्धिस्ट एजुकेशन. इसमें क्या है, इसमें सभी को एजुकेशन लेने का हक हो गया था. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी हु इज फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम. दैट लॉर्ड बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम. जो लॉर्ड बुद्धा थे दैट वाज फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम. और इनका जो बर्थ है ये कब हुआ है, 563 बीसी में इनका बर्थ हुआ था. और कहाँ पे हुआ था इनका बर्थ? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पे इनका बर्थ हुआ था. थोड़ा सा हमें इनके बारे में आइडिया होना चाहिए. वैसे हम लॉर्ड बुद्धा के बारे में नहीं देखेंगे ज्यादा, वो हमने हिस्ट्री में पढ़ा होता है, बट यहाँ पे हमने एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज्यादा बात करनी है. ओके, बट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो लॉर्ड बुद्धा के बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री है, क्या क्या उन्होंने काम किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अब ये जो लॉर्ड बुद्धा थे ये मतलब ऐसे नॉर्मली अपनी लाइफ टाइम में ऐसे चले हुए थे, अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे थे. इनका कोई दोस्त था उसके साथ घूम रहे थे. फिर इन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब जैसे बाहर गए, घर से बाहर निकले, फिर इन्होंने देखा, इन्होंने चार चीजें देखी. एक देखा उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, एक देखा बीमार व्यक्ति, एक देखी डेड बॉडी और एक देखा सन्यासी. फिर अपने फ्रेंड को बोलता है कि देखो बूढ़ा व्यक्ति उसको दिखा. उसने बोला, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है कि हाँ जी क्या हम भी बूढ़े होंगे कभी. तो उसके फ्रेंड ने बोला कि हाँ बूढ़ा तो बुढ़ापा तो सभी को ही आएगा. फिर उसने बीमार व्यक्ति देखा कि हाँ जी हम भी बीमार हो सकते हैं. फिर उसने डेड बॉडी देखी कि हाँ जी जो मरना है वो तो निश्चित ही है, सभी को जाना है. ठीक है, नेक्स्ट सन्यासी. सन्यासी उसने प्रसन्न मुद्रा में देखा कि हाँ जी ये बड़ा खुश है, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है. फिर इन दृश्यों को देख के जैसे मोस्टली जो इम्पैक्ट पड़ा इन तीन का पड़ा, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और डेड बॉडी का, उसके दिमाग में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. उसको मतलब दुनिया से उसका विश्वास ही उठ गया कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है. वो कहाँ पे चले गया, वो मोक्ष प्राप्ति में चला गया कि हाँ जी मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे दुनिया से कोई रिलेशन नहीं रखना है, मतलब कुछ भी नहीं. उसको मतलब ऐसे ही उसके माइंड में वो बात स्ट्राइक कर गई कि हाँ जी जिंदगी है क्या, मरना ही तो है, तो क्यों ऐसी टेंशन ले ले, है ना. पर उसको जो सन्यासी दिखा था, सन्यासी उसको बड़ा प्रसन्न दिखा था कि इसको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, ये अपने प्रसन्न मुद्रा में है. तो सन्यासी ने उस पर बड़ा इम्पैक्ट डाला था. ठीक है, फिर थोड़ी सी और बात की जाए कि ये जो क्या बोलते हैं इनको बुद्धा थे, इन्होंने जैसे अब ये चार चीजों का इनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, तो इन्होंने 29 ईयर्स की एज में गृह त्याग कर दिया था, घर ही छोड़ दिया. उनको लग रहा था कि दुनिया कुछ भी नहीं है, फैमिली भी कुछ नहीं है, घर छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया. इवन उनकी मैरिज भी हो गई थी, फिर भी उन्होंने घर को छोड़ दिया एट द टाइम ऑफ 29 ईयर्स. तो इस गृह त्याग को क्या बोलते हैं, इस गृह त्याग को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण. तो पता होना चाहिए कि जो बुद्धा ने गृह त्याग कब किया था, 29 ईयर्स की एज में किया था, और उस गृह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण. ठीक है, गृह त्याग किस लिए किया इन्होंने, क्योंकि इनको मोक्ष की प्राप्ति करनी. इन्होंने बोला कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है. ठीक है, और 6 साल तक यह मुद्रावस्था में रहे ऐसे ही नॉर्मली, अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं. और 35 साल की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था फर्स्ट टाइम. किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था. और नदी भी थी निरंजना नदी. निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सबसे पहले, और पीपल के वृक्ष के नीचे. ठीक है, थोड़ा सा आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन की बात है तो फिर ज्ञान तो वही चीज है. ठीक है, फिर ये जो बुद्धा थे इन्होंने क्या किया था, ऐसे नॉर्मली चले हुए थे. फिर इन्होंने एक नॉर्मली अगर बात की जाए, चलो बुद्धा की क्या बात करनी, पहले इसका ये सोच ले कि हाँ जी अगर नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए कि जो बुद्ध है इन्होंने कोई बुक लिखी थी,
तो अगर पूछ लिया कि हाँ जी समथिंग इज रिटन बाय या बुक इज रिटन बाय बुद्धा, तो बुद्धा ने कोई बुक नहीं लिखी थी। इवन उसकी 100 साल मतलब जैसे उनकी डेथ हो गई, उसके 100 साल बाद जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने एक बुक लिखी, दैट इज त्रिपिटका। जिस बुक को बोल दिया त्रिपिटका, तो ध्यान रखना है ये जो त्रिपिटका बुक है ये बुक बुद्ध ने नहीं लिखी थी, ये उसके फॉलोअर्स ने लिखी थी। बुद्ध ने अपनी लाइफ में कोई भी बुक नहीं लिखी थी। ठीक है, त्रिपिटका में कौन सी बात आ गई? एक आ गया विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्मा पिटक। ये जो विनय पिटक था ये रिलेटेड था रूल्स ऑफ बिहेवियर। विनय पिटक में बात की गई कि हाँ जी किस तरह से हमने किसी के साथ बात करनी है, किस तरह से मतलब टाइमली हमें खाना लेना है, दिन के टाइम हमने खाना लेना, मतलब बिहेवियर, रूल्स ऑफ बिहेवियर किसमें थे? विनय पिटक में थे। सूत पिटक में था कलेक्शन ऑफ रिलीजियस सर्मन, रिलीजियस के रिगार्डिंग कोई भी मतलब उससे पूरे उसकी बात थी। नेक्स्ट था अभिधम्मा पिटक, अभिधम्मा पिटक में थी टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा जो भी टीच करते थे वो जो सारी उसकी टीचिंग के रिगार्डिंग था, क्या क्या वो हमें उपदेश देते थे, वो सारी किसमें थी? वो थी अभिधम्मा पिटक। तो पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड बुद्धा के टाइम में या उसके फॉलोअर्स ने कौन सी बुक लिखी थी? त्रिपिटका। ठीक है, नेक्स्ट ये जो बुद्धा थे ये अपनी लाइफ में बोलते थे कि 4 नोबल ट्रुथ होते हैं, 4 सत्य को ये फॉलो करते थे कि हाँ जी ये 4 सत्य तो है ही है हमारी जिंदगी में। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट रहेगा इसमें लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ये बोलते थे कि जो हमारी जिंदगी है ये दुखों से भरी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में कोई भी दुख नहीं है। हमारी लाइफ है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। उसको इन्होंने बोल दिया कुटाई। ये अपने नाम याद रखना है, कुटाई। कुटाई मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, कि जो हमारी जिंदगी है इसमें बहुत सारे दुख हैं, दुखों के बिना हमारी जिंदगी है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड बोला है देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, कि कुछ कारण है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दुख है, उसको इन्होंने बोल दिया जुताई। ये भी आपने नाम याद रखना है, अलग से नेम है तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सा लेके आई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो देखो देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, कुछ कारण है सफरिंग का। कारण क्या हो सकता है? हमारी इच्छाएं। इच्छाएं भी तो हमारे दुख का कारण है। अगर हम इच्छा ही नहीं रखेंगे तो दुख कहाँ से आएगा? हमारी जो मन से जो इच्छा होती है यही तो हमारे दुखों का मेन रीजन है। थर्ड एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग, कि कैसे मतलब इन सफरिंग से निजात पाया जा सकता है, कम कैसे करें इनको, मतलब एक तरह से उसको इन्होंने बोल दिया मिटाई। ठीक है, मिटाना है एक तरह से। नेक्स्ट वेज टू एलिमिनेट सफरिंग, कि क्या तरीके हैं जिससे हम अपने इस जो भी हमें दुख है इसको कम करें। इसको इन्होंने बोल दिया 2 वेज टू एलिमिनेट सफरिंग। तो इन्होंने बोला देयर आर 8 फोल्ड पाथ, या अष्टांग मार्ग हैं जिससे हम अपने जो क्या बोलते हैं इनको दुख हैं उनको कम कर सकते हैं। अगर हम इन 8 पाथ को फॉलो करते हैं तो हमारे जो दुख हैं जिंदगी के वो खत्म ही हो जाएंगे, हमें कोई दुख ही नहीं होगा। तभी तो मैंने बोला था कि जो लॉर्ड बुद्ध थे ये मोक्ष प्राप्ति में चले गए थे। ये बोल रहे थे कि संसार कुछ भी नहीं है, दुखों से घिरा हुआ है। तभी इन्होंने बोला कि ये 4 नोबल ट्रुथ है, हमारी जिंदगी के 4 सत्य हैं। दुख है ना, दुख के पीछे कुछ रीजन भी है, कैसे उसको कम करना है। तो कम करने के क्या है? 8 फोल्ड पाथ हैं जिनको बोल देंगे अष्टांग मार्ग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ जी अष्टांग मार्ग गिवन बाय होम, ये 8 फोल्ड पाथ किसने दिया है? तो दैट वाज गिवन बाय बुद्धा। बुद्धा ने दिए हैं 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट राइट नॉलेज, पहला है कि हमें सही ज्ञान होना चाहिए, गलत ज्ञान भी डेंजरस होता है। ज्ञान हमेशा लीजिए, सही लीजिए, किसी को देना है तो वो भी राइट नॉलेज होनी चाहिए, गलत नॉलेज नहीं देनी है। ठीक है, वो भी हमें फिर राइट नॉलेज भी हमें सही रास्ते की तरफ लेके जाएगी। नेक्स्ट राइट वे, एक सही इच्छा होनी चाहिए, गलत इच्छा नहीं रखनी है मन में। थर्ड राइट स्पीच, अच्छे से बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, बड़े अच्छे से बात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट राइट एक्शन, एक्शन भी हमारे सही होने चाहिए। राइट वोकेशन, जो हम काम कर रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ मतलब वो नहीं करने, चोरी नहीं करनी है, सही सही रास्ते पे चलना है। नेक्स्ट राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, हमारी याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए, याद भी रखनी है चीजें। नेक्स्ट राइट कंसंट्रेशन, हमारी जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है वो सही होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हाँ जी 8 बात हमने फॉलो करने हैं लाइफ में, हमने किसी से झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी हम बोल रहे हैं स्पीच, राइट स्पीच, कुछ भी बोल रहे हैं तो अच्छा बोलिए, शुद्ध बोलिए सभी के लिए, कोई भी गलत वर्ड ना यूज कीजिए। ठीक है ना, तो जब कोई पर्सन इन 8 बात को फॉलो कर लेता है तो वो किसको अचीव कर लेता है? निर्वाणा को। निर्वाणा मीन्स साल्वेशन या मोक्ष।
मतलब अगर कोई पर्सन, बुद्धा का मानना था कि हाँ जी अगर हम इन 8 पाथ को फॉलो कर लेते हैं देन वी कैन अचीव निर्वाणा या साल्वेशन, तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेन जो एम था बुद्धिस्टिक एजुकेशन का वो क्या था, दैट इज टू अचीव निर्वाणा या साल्वेशन। जो मेन एम था इसका बुद्धिस्ट एजुकेशन का वो था मोक्ष को प्राप्त करना, और इसका कोई मेन एम नहीं था। ठीक है, मेन था कि हमने भगवान को प्राप्त करना है या मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, किसी से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, किसी से कोई भी चीज नहीं लेनी है ना। ठीक है, ओके। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है कि हाँ जी मेन एम क्या था। उसके बाद हम बात कर लें जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था इसके कुछ फीचर क्या थे। जैसे हमने वैदिक एजुकेशन में पढ़ा था कि हाँ जी वो पहले स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, घर में ही एजुकेशन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं विद्यारंभ, है ना। फिर बाद में जब वह स्कूल तो जाते थे, वो जाते थे क्या बोलते हैं उसको, गुरुकुलों में जाते थे, है ना। विद्यारंभ घर में ले रहे हैं, फिर बाद में वह गुरुकुलों में चले जाएंगे। तो उसी तरह अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से एजुकेशन होती थी। ठीक है ना, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन थी या मतलब सबसे पहले होती थी पबजा सेरेमनी, पबजा संस्कार होता था। मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन में बच्चों को 8 साल से एजुकेशन देना स्टार्ट हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि हाँ जी ब्राह्मण लोग ही एजुकेशन लेंगे, जैसे पिछले में हमने वैदिक की बात की थी, शूद्र को एजुकेशन नहीं मिलती थी। यहाँ पे सभी को एजुकेशन, जो कोई भी है जहां मर्जी से बिलोंग कर रहा है उसको एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। और कहाँ से मिलेगी, 8 साल से वो पबजा एजुकेशन लेना शुरू कर देगा। मतलब पबजा सेरेमनी 8 से 20 साल तक होती थी, मतलब 8 साल से लेके 20 साल तक पबजा सेरेमनी होती थी। मतलब टोटली यह 12 साल तक पबजा सेरेमनी होती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें जो जैसे पबजा सेरेमनी, पबजा संस्कार होता था, तो जो बच्चे थे उनका मतलब क्या करते थे, उनका सिर मुंडन कर देते थे, मतलब बाल काट देने, उनको येलो वस्त्र पहना देने, येलो कपड़े पहना दिए, है ना। तो मतलब ये भी उनका एक क्राइटेरिया होता था। ठीक है, कि सबसे पहले उन्होंने जब ये पबजा सेरेमनी एंट्री देनी है किसी को तो उससे बाल काट देंगे, खाली कर देंगे सिर, फिर येलो वस्त्र उनको धारण करने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो उसमें फिर इनको क्या बोला जाता था, इनको 3 लाइन्स रिसाइट करनी पड़ती थी, 3 सेंटेंस इनको रिसाइट करने पड़ते थे जब ये वाली सेरेमनी होती थी। क्या, आई टेक शेल्टर ऑफ बुद्धा, कि मैं कहाँ, मतलब मैं बुद्धा का शेल्टर ले रहा हूँ या लेता हूँ। आई टेक शेल्टर ऑफ बुद्धा, आई सीक शेल्टर ऑफ धर्मा एंड आई सीक शेल्टर ऑफ संघा। तो अपने ध्यान रखना है बुद्ध धर्म संघ, बीडीएस से याद रख लो। बुद्ध धर्म संघ की बात किसमें की गई, 3 सेंटेंस कौन से थे, बुद्ध धर्म संघ, इसमें थे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, ये इनको डिसाइड करने पड़ते थे सेंटेंस। ओके, ठीक है। फिर जब पबजा कंप्लीट हो जाती थी, पबजा कंप्लीट कर लेगी, हाँ जी उनको बता रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुरुकुलों में नहीं भेजा जाता था बच्चों को, यहाँ पे बच्चों को भेजा जाता था मठों और विहारों में। जैसे हमने वैदिक एजुकेशन में बात की, हाँ जी बच्चों को गुरुकुल में भेज देंगे। ठीक है, उपनयन जो सेरेमनी होती थी गुरुकुल में भेज दिया, यहाँ पे गुरुकुलों में नहीं भेजेंगे, यहाँ पे भेजेंगे मठों और विहारों में। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में हराइज हो सकता है कि हाँ जी कहाँ पे होती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन, गुरुकुलों में होती थी, मठों में होती थी या सम अदर ऑप्शंस लाइक दैट। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी मठों और विहारों में ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है ये होती थी। ठीक है, फिर जब पबजा कंप्लीट हो जाती थी, बच्चे किसी मान लीजिए 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर ली, 12 साल तक हो जाती थी ना कंप्लीट, ये मतलब 8 से 20 में 12 साल बने, तो पबजा कंप्लीट होगी तो उसको बोल दिया श्रमण, उसको कंसीडर कर लिया श्रमण जिसने 12 साल की एजुकेशन ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर के लिए अगर कोई एजुकेशन लेता है तो उसको बोल दिया उपसंपदा। 12 साल की एजुकेशन हो गई कंप्लीट, नेक्स्ट 10 ईयर के लिए कोई आगे स्टडी कर रहा है, आगे एजुकेशन ले लिया तो उसको बोल दिया उपसंपदा। फिर अगर कोई मेल भिक्षु है, ठीक है, मेल जो मॉन्क है उसको कंसीडर कर लिया भिक्षु, मतलब जो उपसंपदा ले लेगा, कोई मेल पर्सन है जो 10 साल की और एजुकेशन ले रहा है तो उसको कंसीडर कर देंगे भिक्षु। और जो फीमेल है जो 12 साल की 10 ईयर की अदर एजुकेशन ले रही है 12 साल के बाद तो उसको कंसीडर कर देंगे भिक्षुणी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब टोटल 22 साल तक इनको एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती थी। ठीक है, इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में सभी को 22 साल तक एजुकेशन लेनी ही पड़ती थी, पहले 12 साल फिर 10 साल और, मतलब टोटल हो गए 22 ईयर्स तो एजुकेशन लेनी ही लेनी है। ठीक है, मतलब इसको फिर फुल मॉन्क बोला जाता था जो उपसंपदा तक पहुंच जाता था लास्ट में। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है पबजा क्या है, श्रमण क्या है और उपसंपदा क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे करिकुलम की कि हाँ जी करिकुलम क्या था, कैसे कैसे पढ़ाया जाता था। मैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम के साथ भी कंपेयर करते चली हूँ, मैंने पहले बोल दिया कि हाँ जी पहले आप वैदिक वाला लेक्चर देखिए फिर आप इस पे आइए।
फिर आपको कंपैरिजन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके। तो करिकुलम की बात की जाए तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी, पहली बात प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे दी जाती थी? मठ और बिहार में, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाँ जी मठों और बिहारों में वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी ये क्या फॉलो करती थी? 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, 3 आवर्स को फॉलो की जाती थी। 3 आवर्स पे होती थी कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। अब देखो जो मैंने वैदिक एजुकेशन आपको बताया था वहाँ पे क्या होता था? बुक्स थी नहीं, कॉपियां भी नहीं थी, लिखते भी नहीं थे बच्चे, सिर्फ सुनते थे, श्रवण करते थे। उनकी मेंटल पावर ही बड़ी स्ट्रांग होती थी, कितने बड़े बड़े मंत्र को याद रख लेते थे, है ना। पर यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे वो रीड कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लॉजिक भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो इस बेसिस पे होती थी। उसके बाद हायर जो एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन में कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, रिलीजन रिलेटेड, पॉलिटिक्स, मिलिट्री साइंस, एस्ट्रोलॉजी। मतलब एक तरह से बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। उसको रिलीजन का भी ज्ञान होना चाहिए, हाँ, मतलब सब कुछ उसको ऑलमोस्ट आना चाहिए बच्चे को। मतलब एक तरह से बुक्स भी आ गई थी, लिखने का सोर्स भी आ गया था, लॉजिक तो वो लगा ही रहे हैं, तो उनको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे इस टाइम। ठीक है, और जो मीडियम रहता था इंस्ट्रक्शन का, अब देखो वैदिक एजुकेशन में मीडियम और इंस्ट्रक्शन रहता था संस्कृत। संस्कृत में ही एजुकेशन दी जाती थी गुरुकुल्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो मठों और बिहारों में एजुकेशन दी जाती थी at the time of Buddhist education system, that the medium of instruction was Pali. पाली लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता पाली। थोड़ी थोड़ी संस्कृत में भी दे देते थे, ऐसा नहीं है कि संस्कृत बिल्कुल ही इग्नोर था, बट मोस्टली जो एजुकेशन दी जाती थी दैट वाज गिवन इन पाली। ठीक है, उसके बाद बात की जाए मेथड ऑफ टीचिंग। टीच करने के लिए क्या मेथड, जैसे हमने वैदिक एजुकेशन में पढ़ा था कि हाँ जी टीच करने के मेथड थे ओरल टीचिंग, ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था, ना कॉपियाँ थी ना कुछ भी नहीं था, लिख भी नहीं सकते थे वो बेचारे, सुन के करेंगे, ओरली ही सुनेंगे। तो इतनी कंसंट्रेशन थे, ध्यान से सुनते थे कि हाँ जी अब यही हमें बताएंगे, याद रखना पड़ेगा ये चीज़ें। उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बड़ी तेज होती थी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पे आ गया इमिटेशन, वो इमिटेट कर रहे हैं, है ना, टीचर को देख के इमिटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्बल टीचिंग हो रही है, राइटिंग लिख के सीख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड हो रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, जैसे नॉर्मली आजकल होते हैं मेथड्स, डिबेट हो रही है, इंडक्टिव मेथड हो रहा है। फिर नेक्स्ट टूर, कोई मतलब एजुकेशन टूर लेके चले गए कि आंटी दिखाने के लिए कुछ, फिर रिसाइटेशन रिसाइट करने इस चीज को, मतलब सम मैनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूजिंग हियर इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं जो आजकल हम यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट वैदिक एजुकेशन में ऐसा नहीं है, वैदिक एजुकेशन बहुत ही पुराने टाइप की थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है। ओके, मतलब ऑल राउंड सभी को एजुकेशन देनी है, तो एडवांसमेंट भी बहुत जरूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का क्या रोल था इस बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, मतलब टीचर कैसा होना चाहिए। अब ऐसे देखो पिछले में हमने क्या बात की थी वैदिक एजुकेशन में, वैदिक एजुकेशन में टीचर का काम वही कर सकता था जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को भी टीचिंग की कैपेबिलिटी थी। हाँ जी, जो ब्राह्मण है वही टीचिंग करेगा और उसको मतलब इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी होनी चाहिए, उसको मंत्रों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा था कोई भी टीचर बन सकता है बुद्धिस्ट एजुकेशन, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग कर रहा है, बट उसको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जैसे एक तो उसको 4 नोबल ट्रूथ का ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपको 4 नोबल ट्रूथ बताया कि हाँ जी लाइफ सफरिंग से घिरी हुई है ना। नेक्स्ट फॉलो 8 फोल्ड पाथ, वो उसको मतलब अष्टांग मार्ग को भी फॉलो करना है, निर्वाणा तक जाना चाहिए वो टीचर। नेक्स्ट मस्ट हैव हाई मेंटल लेवल टू टीच रिलीजन, उसको मतलब उसका मेंटल पावर अच्छी होनी चाहिए, तो रिलीजन की जो धर्म की जो शिक्षा दे वो अच्छे से दे। नेक्स्ट इन बुद्धिज्म टीचर कॉल्ड, बुद्धिज्म में ये भी आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बुद्धिज्म में टीचर को बोलते थे आचार्य, जैसे वैदिक में टीचर को बोलते थे गुरु, वैसे ही बुद्धिस्ट में या बुद्धिज्म में टीचर को कंसीडर किया जाता है आचार्य। आचार्य मीन्स अ कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो रक्षक होता है, संरक्षक होता है, दैट इज आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट उपाध्यास, उपाध्यास इसको बोलते थे अ कस्टोडियन ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग को देखने वाला है वो कौन है, उपाध्यास, मतलब टीचिंग लर्निंग को का एक तरह से संरक्षक कौन है, दैट इज उपाध्यास। तो ये आपने 2 वर्ड ध्यान रखने, आचार्य को पता ही होगा, उपाध्यास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, या इसी में ही रख लीजिए एक लाइन और नोट कर लीजिए कि जो टीचर का जो मेन है कि जो टीचर है उसको फॉलो करनी पड़ेगी सेलिबेसी, या मस्ट ऑब्जर्व सेलिबेसी, टीचर को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कि जो टीचिंग का प्रोफेशन करेगा उसने कभी भी गृहस्थ जीवन फॉलो नहीं करना है, ये एक रूल था उनमें। हाँ जी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। बोला ना कि 8 फोल्ड पाथ तभी पर्सन फॉलो कर सकता है जब उसको किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी,
किसी से प्यार प्रेम की भावना नहीं होगी, ना फैमिली से उसके, जैसे इसने बुद्धा जी ने अपना घर ही त्याग कर दिया था, फैमिली तक छोड़ दी, अपने बच्चे तक छोड़ दिए। तो मतलब देखो 8 फोल्ड पाथ को वही फॉलो कर सकता है जो गृहस्थ जीवन फॉलो नहीं करेगा। तो टीचर का मतलब एक तरह से प्रोफेशन में भी वही जा सकता है, या टीचर का जो मेन क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा उसको, उसने शादी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या रोल था, यानी स्टूडेंट कैसे होने चाहिए। अब देखो वहां पे भेजेंगे मठों और विहारों में बच्चों को भेज रहे हैं, तो बच्चों को भी फिर वो जो आचार्य हैं वो कैसे बनाएंगे, वो बोलेंगे कि हाँ जी नॉट टू किल एनीथिंग, वो उनको सिखाएंगे कि आपने किसी चीज को मारना नहीं, कोई भी लिविंग थिंग है उसको मारना नहीं है, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, किसी की चोरी नहीं करनी है, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है किसी से, नॉट टू लाई, नॉट टेल लाई, मतलब झूठ नहीं बोलना है। नेक्स्ट नॉट ईट एट इम्प्रॉपर टाइम, मतलब गलत टाइम पे नहीं खाना है, फिक्स टाइम पीरियड रखो उसमें ही खाना है, लंच टाइम में आपने मतलब दोपहर के टाइम आपने खाना नहीं खाना है। ठीक है, नेक्स्ट मस्ट ऑब्जर्व सेलिब्रेशन, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, और किसी से मतलब कोई भी चीज उधार में नहीं लेनी है। ओके, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलने हैं, मतलब इस तरह की एजुकेशन दी जाती थी उनको, मतलब एक तरह से उनको एक अच्छा सिखाया जाता था कि हाँ जी अपने लाइफ में अच्छा कैसे बनना है, किसी से कोई भी चीज उधार बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मांगनी नहीं है किसी से कोई भी चीज, खुद लीजिए। ठीक है, और क्या फॉलो करना है, सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य का। बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि हाँ जी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तो बच्चे भी फिर बाद में टीचर का ही रोल अदा करेंगे। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। सो आई होप आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा।